नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जियोपॉलिटिक्स के बारे में। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम जियोपॉलिटिक्स को समझें एक फ्रेमवर्क लेवल पे, सो दैट जैसे भी हम आसपास हमारी जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को वो फ्रेमवर्क इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करे और हमें बताए कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि आधी प्रॉब्लम तभी दिमाग की सॉल्व हो जाती है जब हमें पता चल सकता है कि कोई चीज़ हो क्यों रही है। अब वो सही हो रही है या गलत हो रही है वो तो बात की बात है, बट कई बार कारण जानने में ही दिमाग को थोड़ी शांति मिल जाती है। तो चर्चा करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। जियोपॉलिटिक्स जो है राजनीति ही है, बट एक बड़े लेवल पे होता है जहाँ पे देश, राष्ट्र एक दूसरे के साथ ये चीज़ करते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि वो अपना दायरा बड़ा करना चाहते हैं। सो पॉलिटिक्स जो है वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप जैसे समझते होंगे पॉलिटिक्स आपको हर जगह मिलेगी। आपको ये देश और कंट्री लेवल पे दिखती है, आपको ऑफिस लेवल पे भी वो चीज़ दिखती है। कई बड़े परिवार में, जॉइंट फैमिली में, आई थिंक होम और फैमिली लेवल, परिवार लेवल पे भी वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और भारतीय संस्कृति और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जो महाभारत हुई है वो भी एक जियोपॉलिटिकल इवेंट ही है, जिसमें अलग अलग साम्राज्य अपने अपने अधिकार और अपने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। ऑल्दो उसका आधार कुछ भी हो, बट अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो वो एक जियोपॉलिटिकल इवेंट ही था। सो इस लेक्चर सीरीज में जो चीज़ मैं फॉलो करना चाहूँगा उसका बेस रहेगा एक किताब जो कि एक बंदे ने लिखी है जिसका नाम है अलेक्जेंडर, शायद मैं स्पेलिंग सही नहीं लिख रहा हूँ, अलेक्जेंडर डुगिन, जिन्होंने एक किताब लिखी है फाउंडेशंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ये किताब आपको मिल सकती है, आप चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी। ये काफ़ी पॉपुलर किताब है। इस किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस किताब के कंसेप्ट को समझें तो आपको आजकल इनफैक्ट हिस्ट्री में भी जो भी युद्ध हुए हैं वो समझने में आपकी मदद हो सकती है। तो इसके कुछ कंसेप्ट हम लेंगे, उस कंसेप्ट को हम तोड़ के अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या ये चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं। आज का वातावरण जो है, जैसे अमेरिका, ईरान, इज़राइल का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इनफैक्ट पिछले साल इंडिया, पाकिस्तान और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ के बीच में छोटे छोटे ड्यूरेशन दिन के युद्ध होते रहे थे। वो क्यों हुए थे? तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट जो आप कह सकते हैं आधार है इस किताब का, वो एक बहुत ही वो एक बड़ी ही अच्छी एनालॉजी है। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि राज्य या देश एक जीव है। एक जीव जो है वो पैदा होता है, वो बड़ा होता है, वो थ्राइव करने की कोशिश करता है, वो फैलने की कोशिश करता है और वो मर भी सकता है। तो जैसे देखेंगे बहुत से हिस्ट्री में ऐसे देश हुए हैं जो पहले बहुत बड़े थे बट आगे चल के उनका अंत हो गया। जैसे कि एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश का एम्पायर था वो पहले ऑलमोस्ट पूरी धरती तक फैला हुआ था, बट आज वो सिर्फ एक स्मॉल आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है यूरोप में, उसकी सीमा वहीं तक है। बट स्टिल उसने एक जर्नी देखी, उसका भी वो आगे बढ़ा बट उसका पतन भी हुआ। तो एक ऑर्गेनिज्म का जन्म हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है
वो पेन सह सकता है, वो थ्राइव कर सकता है, और इट और वो मर भी सकता है। ये अगर आप इसको एक देश या जो राज्य को अगर इस तरह से देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद होगी समझने में कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि अगर अगर हम ये चीज़ समझें कि एक देश एक ऑर्गेनिज्म या जीव है, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका एक दायरा होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी, उसका एक सीमा होगी, और किसी भी जीव की तरह वो अपना दायरा को फैलाने की कोशिश करेगी। और जब भी कोई चीज़ फैलने की कोशिश करती है तो उसको चीज़ों दूसरे जीव से ऑपोजिशन मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस तरह से समझें कि जो हमारे डॉग्स होते हैं सोसाइटी में, उनकी भी एक टेरिटोरी होती है, उनका भी एक दायरा होता है। अगर आप उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, दूसरे डॉग्स अगर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। फिर आपको युद्ध जैसी चीज़ें, उनके टेरिटोरियल युद्ध, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कोई भी चीज़ अगर जीव है तो ऑब्वियसली वो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज जो सबसे ताकतवर जीव है, अगर हम इस एनालॉजी को लेके समझें, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका दायरा इतना बड़ा है कि इसने डिफाइन कर दी हैं हमारा पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि सारे ट्रेड मोस्टली डॉलर में होते हैं। वो भी एक तरीका है चीज़ों को कंट्रोल करने का, अपना दायरा बढ़ाने का। उसकी मिलिट्री सबसे ताकतवर है, और उसका कल्चर जो है वो बहुत फैला हुआ है। अगर आप इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्में कौन सी हैं। वो यूएस की फिल्में होती हैं। आप आप देख सकते हैं, आप आई थिंक काफ़ी लोगों ने देखी होंगी मूवी एवेंजर्स, अवतार, टाइटैनिक, और बहुत सी ऐसी मूवीज़ होंगी जो दिखाती हैं कि यूएस एक बहुत ताकतवर देश है और वो हमेशा जस्टिस करने की कोशिश करी है, जैसे एवेंजर्स में होता है, आपने देखा होगा। अवतार में ये चीज़ ऐसी उभर के आई थी कि वो दिखाना चाह रहे थे कि उनकी रीच, मानवता की रीच दूसरे प्लैनेट तक पहुंच गई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्फोर्स एक बड़ा देश ही कर पाता है, और आज के देश में वो सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अगर हम इसी चीज़ पे आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि अपना दायरा बढ़ाने के लिए एक देश क्या क्या कर सकता है। तो इसके लिए 7 नियम बताए गए हैं एक्सपेंशन के। इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज़ें यूएस अप्लाई कर पा रहा है, और क्या कोई भी देश ये अगर अप्लाई करना चाहे तो कैसे करेगा। सबसे पहला नियम जो इस एक्सपेंशन में कंसिडर किया जाता है वो है कि कल्चर कल्चर यानी कि संस्कृति किसी देश की। अगर कोई देश अपने आप को फैलाना चाहेगा तो वो अपनी संस्कृति को एज अ टूल यूज़ करेगा, अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बड़ा करने के लिए। आप एग्जाम्पल सबसे बड़ा अगेन, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया यूएस का, कि वो उसकी मूवीज़, हॉलीवुड, ये सब चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल की मानी जाती हैं, सबसे ज़्यादा कमाती हैं, अंग्रेजी में होती हैं, तो इनकी रीच वैसे ही काफ़ी बढ़ जाती है। आप इनके टीवी शोज़ भी देखते होंगे, बहुत से लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा, कितने सारे लोगों ने फ्रेंड्स देखा है, ब्रेकिंग बैड, ये सब वहीं की शोज़ हैं जो कि इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं दुनिया में। इवन दो कि ये इंग्लिश में है, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं भी है तो भी बहुत सारे लोग इंडिया में ये सब शो देखें और पसंद करते हैं।
तो ये ना ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कहानी कहने का तरीका है, ये अपनी उनकी संस्कृति और कल्चर को फैलाने का भी एक तरीका है। जैसे हमारी भी अभी एक मूवी काफ़ी फेमस हुई है, धुरंधर। काफ़ी कंट्रोवर्सी आई है उस चीज़ को लेके, बहुत लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये काफ़ी विवाद फैलाने वाली मूवी है। बट ये भी इस मूवी का भी सक्सेसफुल होना एक हमारे कल्चर और हमारे एक्सपेंशन को मदद करता है एज अ कंट्री। सो कल्चर एक बहुत ही अहम टूल हो जाता है जब कोई भी देश या कोई भी राज्य अपने आप को फैलाने की कोशिश करेगा। फैलाने की कोशिश वो अपनी बाउंड्रीज़ के थ्रू भी करता है, और बाउंड्रीज़ के थ्रू करने के अलावा ये अपनी आइडियोलॉजीज़ को भी फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने अपना रिलीजन प्रमोट करने की भी कोशिश की थी। बहुत सी जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ पर रिलीजन आइडियोलॉजीज़ को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। आइडियोलॉजी में आप एक तरह से कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म वर्सेस जो सोशलिज्म का विवाद हुआ था, और इनफैक्ट आजकल भी चलता आ रहा है, जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में था। दोनों यही चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि वो अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर बाकी देश, बाकी ऑर्गेनिज्म, बाकी जीव भी आपकी आइडियोलॉजी के साथ कोऑपरेट करेंगे तो एक तरह से वो आपका दायरा बढ़ाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। इस आइडियोलॉजी के अलावा एक देश यूज़ कर सकता है प्रोडक्शन, उत्पाद चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना। आज की डेट में आजकल कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो चाइना से नहीं आती। ये जो जिस टैबलेट पे मैं लिख रहा हूँ ये भी चाइनीज़ कंपनी का ही है। आपके पास शायद जो फ़ोन होगा, वेदर वो एप्पल का फ़ोन हो या वन प्लस हो, कोई भी हो, या इनफैक्ट छोटी सी इनफैक्ट कि जो हमारे क्रैकर्स होते हैं, हमारे स्मार्ट वॉचेस, छोटी चीज़ जो प्रोड्यूस होती है वो चाइना में होती है और बहुत चीपली होती है। तो चाइना ने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बना लिया है। उसका दायरा इतना बढ़ चुका है कि उसके बिना पूरी मैन्युफैक्चरिंग धरती की ठप हो सकती है। तीसरा तरीका जो इन दोनों के अलावा और एक राज्य फैलाने की कोशिश कर सकता है वो है कमर्शियल एक्टिविटी। आई थिंक इसको हम कह सकते हैं ट्रेड पे कंट्रोल। तो आज की डेट में ट्रेड पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा यूएस का ही है। उसका रीज़न ये है कि हम डॉलर्स यूज़ करते हैं ऑयल लेने के लिए, और अगर डॉलर ना यूज़ करो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है देशों को। जैसे कि ब्रिक्स नेशंस अपनी करेंसी लाना चाह रहे थे बट ट्रम्प जी इसके खिलाफ थे। अभी कुछ दिन पहले सुनने में ये आया है कि चाइनीज़ युआन यूज़ किया जा रहा है तेल खरीदने के लिए थ्रू ईरान। ये सब भी एक थ्रेट है, क्योंकि अगर आपकी करेंसी जो कि यूएस की करेंसी डॉलर है, अगर कोई इसको यूज़ नहीं करेगा तो इसका अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉलर की कोई फिक्स्ड रेट है। एक ये फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी मतलब कि आप कितना भी प्रिंट कर सकते हो, बट क्योंकि सब लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ के अंदर, इसीलिए इस चीज़ की वैल्यू है। अदरवाइज़ और कोई वैल्यू है नहीं यूएस डॉलर की। और वो यूएस डॉलर इस चीज़ को स्थापित करता है अपनी मिलिट्री शक्ति के कारण, क्योंकि देश को डर होता है कि अगर हम ये चीज़ इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो यूएस कहीं इन्वेड ना कर दे, जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में देखा गया है। जैसे कि लीबिया में ये चीज़ हुई थी, ईरान में ये चीज़ हुई है, इनफैक्ट इराक में हुई है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूएस अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक दायरा बढ़ाने का तरीका है। तीसरी जो अगर हम इसमें चीज़ ऐड करना चाहें इस नियम में, वो ये होगा कि एक देश जो है छोटी एंटिटीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, हम चलते हैं ब्रिटिश एम्पायर के एग्जाम्पल पे। सो ब्रिटिश एम्पायर बहुत फैला हुआ था, आप सबको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा ही इसका स्कोप बड़ा था। यूरोप पहले एक ब्रिटेन पहले एक छोटा सा आइलैंड ही था, इनफैक्ट अभी भी है ही। और यहाँ मान लीजिए छोटा सा आइलैंड था और यहाँ पे यूरोप था। उप्स, यहाँ यूरोप था और यहाँ पूरी दुनिया यहाँ नीचे है, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं हम कि ब्रिटेन ने अपना दायरा पूरी दुनिया तक फैलाया। वो यूरोप में भी बहुत सारी जगहों तक घुसा, वो एशिया में घुसा, उसने इंडिया तक पहुंच गया, वो चाइना तक पहुंच गया। इनफैक्ट वो यूएस जो है वो भी पहले इन्हीं के द्वारा स्थापित किए हुए लोगों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इनकी पहुंच बहुत पूरी धरती तक थी। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ले लीजिए आप, जो कि आज भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, और उनके फ्लैग में आप देखेंगे यूनियन जैक है, तो अभी तक उनका कंट्रोल रहा है। तो वो छोटे छोटे देश को अक्वायर कर करके वो हमेशा कोशिश करेगा कि किसी एक छोटे देश को अक्वायर करके अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करे। अब समझते हैं चौथा नियम जो कि होगा एक्सपेंशन का। वो है, उसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो बॉर्डर है, जो सरहद है, जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा, इसको आप एक जीव के एक अंग के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि मानिए यहाँ पे एक जीव है, एक देश है, तो इसके जो बॉर्डर वाले एरियाज होंगे, जो ये यहाँ पे आप देखेंगे कल्चर काफ़ी अलग रहता है। इसका रीज़न भी एक यही है कि इस एरिया को हमेशा दबाव होता है दूसरे जीव से, दूसरे देशों से। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे सेना तैनात रहेगी, और कई बार ऐसा होता है कि ये बॉर्डर्स जो हैं ये शिफ्ट होती हैं, बॉर्डर शिफ्ट होती हैं, ये फैल सकती हैं। तो जो मेन प्रिंसिपल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी स्टैटिक नहीं होता, वो फिक्स्ड नहीं है, उसका दायरा फैल सकता है, वो अपना दायरा बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आज की डेट में हम बॉर्डर्स देख रहे हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर। ये बॉर्डर्स बदल सकती हैं, और ये कोशिश की जा रही है रेगुलरली बाय यूएस। वो उसने अपना दायरा कितना बढ़ाने की कोशिश करी है। यूके एम्पायर ने अपना दायरा पूरी धरती तक फैलाया, तो उससे पहले डच एम्पायर था, स्पेनिश एम्पायर था। इन सब का दायरा आप देखेंगे कि पूरे अफ्रीका और साउथ अमेरिका यहाँ तक पहुँच चुकी थी ये चीज़ें। तो सीमा रेखा जो है वो बहुत ही अलग तरह से बिहेव करती है, और वो सीमा रेखा कभी भी बदल सकती है। और जो युद्ध है, जो वॉर है, वो अपना दायरा बढ़ाने की एक कोशिश ही है, और एक दूसरे देश की कोशिश है अपने सीमा रेखा को मेंटेन करने की। अगर आप अमेरिका हैं, ईरान है इस केस में, तो आप अपना दायरा कंट्रोल करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका दायरा चेंज हो, आपकी जगह दूसरे देश आके आपका दायरा
छोटा करने की कोशिश करे, आपका अस्तित्व उस तरह से खतरे में पड़ सकता है। तो ये इस सीमा रेखा को मेंटेन करने की कोशिश ही है युद्ध, और ये नेचुरल है। जब आप देखना कुछ इस चीज़ को देखना समझना सोचेंगे कि एक देश एक जीव है और वो फैलने की कोशिश करता है, तो आपको ये समझ आएगा कि वॉर इज़ वेरी नेचुरल। जब तक एक जीव है वो हमेशा फैलने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली चीज़ें, दो जीव आपस में समझौता करके चीज़ें सीमा रेखा को कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट वो सीमा रेखा आपको ये समझनी होगी ये डायनामिक है। आज की डेट में जो सीमा रेखा हमारे देश की है वो बढ़ सकती है, दूसरे देशों की भी बढ़ी है, कम हुई है, नए एरियाज उन्होंने एक्वायर किए हैं, कई देश तो गायब भी हो गए। जैसे आपको पता होगा एक कंट्री थी जो कि टूट गई, उस कंट्री का नाम था यूगोस्लाविया। 90s में मैं जब पढ़ा करता था तो एक कंट्री थी यूगोस्लाविया। जब तक मैं बड़ा हुआ वो कंट्री टूट के कई टुकड़ों में बट गई। अब आप उस देखोगे, उस मैप में आप जाके चेक करोगे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, शायद सर्बिया, बॉस्निया, बॉस्निया, सर्बिया, बॉस्निया, क्रोएशिया। मैं श्योर नहीं हूँ कि स्लोवेनिया है या नहीं, बट मैं इतना श्योर हूँ कि सर्बिया, बॉस्निया, क्रोएशिया जरूर थे यूगोस्लाविया के पार्ट। अब आप देखेंगे एक और देश था चेकोस्लोवाकिया। हाँ, आई थिंक यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे स्लोवाकिया जो मैं कह रहा था वो स्लोवाकिया आई थिंक यूगोस्लाविया का पार्ट नहीं था, वो पार्ट था चेकोस्लोवाकिया के, जो आज की डेट में चेक रिपब्लिक यानी कि चेकिया बन चुका है, और उसकी जगह स्लोवाकिया करके एक अलग देश भी है, आप मैप में देख सकते हैं। तो चीज़ें टूटी हैं, चीज़ें, कई देश यूनाइट भी हो जाते हैं, ऐसा पास्ट, और ये साइकिल है, ये चलता रहा है पूरी दुनिया में हमेशा से। कोई साम्राज्य पहले बहुत छोटा था, उसने पूरी धरती पे कब्जा कर लिया, फिर अगेन वो चीज़ किसी और साम्राज्य आया और वो उसने उस चीज़ को रिप्लेस किया। पांचवा नियम जो एक्सपेंशन का रहता है उसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई देश अपनी सीमा रेखा को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करता है, उसका मकसद होता है अपने रिसोर्सेस को और डेवलप करना। जैसे कि रिवर्स, काफ़ी सारे युद्ध जो होंगे वो पानी के लिए होते हैं। वैलीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। घाटी वाले जो रीजन होते हैं वो पहाड़ से जस्ट नीचे वाली रीजन होती हैं। जैसे अगर ये कोई पहाड़ है, सपोज़ ये वाली रीजन होंगी, ये बहुत ही एक्सेसिबल रीजन होती है, क्योंकि पहाड़ से कोई भी नीचे आएगा बंदा वो वैली में ही आएगा। तो अगर आपका कब्ज़ा इस एरिया पे है तो आप एसेंशियली पूरे पहाड़ के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी मानी जाती है। मिनरल्स, कुछ ऐसी जगह जैसे आज की डेट में ऑयल के लिए क्यों लड़ाई हो रही है, जैसे वेनेजुएला पे क्यों कब घुसा यूएस, वेनेजुएला में घुसा क्योंकि वहाँ बहुत सारा तेल है। ऑल्दो वो तेल का ग्रेड काफ़ी ख़राब है, उसको प्रोसेस करने में बहुत एफर्ट लगेगा, बट स्टिल इट कैन बी सर्व्ड एज लाइक अ वेरी गुड बैकअप, काफ़ी अच्छा बैकअप हो सकता है किसी क्राइसिस में। तो हमेशा कोशिश ये रहेगी कि आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनको बढ़ाएं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जीव से आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। इसलिए चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब में नदी को लेके, पानी को लेके काफ़ी विवाद रहा है। छठा रूल जो रहा है वो है कि कोई भी देश को अगर एक्सपेंशन, फैलाने की अर्ज अगर आई है तो काफ़ी हद तक उसका रीज़न ये होता है कि वो अर्ज बाहर से आती है। मतलब कि एक देश है,
वो दूसरा देश चाहेगा कि उसका दायरा बढ़े। और जैसे मान लेते हैं ये है ए और ये है बी। ए संतुष्ट है, ये सिक्योर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ऐसा लगता है कि बी एक छोटा देश, उसको लगता है वो अगर अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगा तो आगे चल के वो ए के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सोच के कि बी ना करे, ए खुद ही अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करेगा और इट लीड्स टू वॉर, जैसे कि ट्रेड वॉर, कोल्ड वॉर जो कि सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में हुआ था, ट्रेड वॉर जो यूएस चाइना के बीच में हो रहा है, और अभी वाला वॉर भी। उनको लग रहा है ईरान को कि यूएस इज़ क्रॉसिंग द लिमिट्स, वेराज यूएस को लग रहा है कि नहीं, उसको मिडिल ईस्ट में अपना नियंत्रण बढ़ाना है, इजराइल को भी अगर अपना नियंत्रण बढ़ाना है तो ईरान को रोकना होगा। तो ये सब खेल दायरा कंट्रोल करने की हैं, दायरा बढ़ाने की हैं, दायरा प्रोटेक्ट करने की हैं, रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने की हैं। और सातवां जो नियम है वो आप देख सकते हैं कि हमेशा जो देश है वो छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। ये भी बहुत कॉमन देखा गया है हिस्ट्री में। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंसेप्ट होता है, एक वर्ड है अंग्रेजी में जिसका नाम होता है वैसल स्टेट। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह देखा होगा तो शायद उसमें भी इस तरह की चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी कि जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। भले ही ए डायरेक्टली डी और सी को कंट्रोल नहीं करता, बट ये खुद मान के बैठ जाते हैं कि ठीक है, हम आप ए के साथ कोऑपरेट करेंगे क्योंकि ए एक बहुत ताकतवर देश है, हमने कोऑपरेट नहीं किया तो ये हमें खा जाएगा। तो यहाँ पे वायलेंस का यूज़ किया जा सकता है। तो कई बार ये डायरेक्टली डिप्लोमेसी के थ्रू ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं कि हाँ, ए अगर ताकतवर है तो हम ए के साथ अलाइन होंगे। ये काफ़ी चीज़ें हमें देखनी थी, कोल्ड वॉर के दौरान दिखा था जब यूएस था, उसके वैसल स्टेट्स में आप कंसिडर कर सकते हैं यूके और अदर यूरोपियन देश थे। सिमिलरली यूएसएसआर था एक तरफ, जो उसके भी अलग अलग वैसल स्टेट थे जो कि कम्युनिस्ट रेजिम वाले आप कह सकते हैं थे। तो हमेशा ये दूसरों को खाने की कोशिश करेगा और पूरा इनमें कॉन्फ्लिक्ट इसी बात का है कि वो जब तक खाता रहेगा तब तक, ये ऐसी साइकिल है जो कभी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहेगी। इट्स लाइक अ साइकिल। आप गए, आपने और बी को एक्वायर किया, फिर आपने सी को एक्वायर किया, फिर डी को एक्वायर किया, फिर आपको कोई एक नया टारगेट मिल गया ई, एक और देश है। आप सोचोगे अब मेरा देहरा इसको भी करें क्योंकि अगर ये खतरा हो गया तो मैं इसको पहले से ही न्यूट्रलाइज कर देता हूँ। तो ये है 7 नियम जो कि जियोपॉलिटिक्स के हैं। मैं एक बार वापस चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ। सो हमने स्टार्ट किया था आज का वीडियो ये समझ के कि पॉलिटिक्स जो है वो हर लेवल पे होती है। आपके कंट्री में देखने को तो मिलेगी ही, ऑफिस में भी देखने को मिलती है, जॉइंट फैमिलीज़ में है अगर आप इंडिया में, उसमें तो ऑब्वियसली दिखेगी ही। महाभारत इट्स अ जियोपॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिक्स भर भर के है उसमें। स्टेट को आप समझिए एक जीव और एक ऑर्गेनिज्म के रूप में जो कि पैदा होता है, बढ़ता है, ग्रो करता है, उसका विकास होता है और वो मर भी सकता है। और अगर आपने उसको दो और स्टेट्स को, कंट्रीज़ को अगर एक ऑर्गेनिज्म के रूप में समझ लिया तो आप देखेंगे कि हमेशा 2 ऑर्गेनिज्म अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में एक दूसरे से टकराते हैं और तभी होता है युद्ध। आज की डेट में यूएस जो है सबसे बड़ा आप जीव कह सकते हो, एक देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत डॉलर है, उसका मिलिट्री है, उसका कल्चर है। और 7 ऐसे नियम हैं जो हर देश अपने यूज़ करता है। आप ये चीज़ें यूएस पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। उसका कल्चर एक काफ़ी बड़ा टूल रहा है, हॉलीवुड, टीवी, ये सब हम पैसिवली कंज्यूम करते हैं बट वी स्टिल आर फैसिनेटेड बाय देम, हमें अच्छे लगते हैं वो।
उनकी आइडियोलॉजी, उनका प्रोडक्शन, उनकी कमर्शियल एक्टिविटी, ये सब भी टूल्स हैं जो कि कंट्री यूज़ करेंगी अपना अपना दायरा बढ़ाने की। तीसरा जो रूल हमने देखा था वो था कि छोटे छोटे यूनिट्स को एक्वायर करने की हमेशा कोशिश करेगा। जैसे ब्रिटिश एम्पायर करता था, उसने चाइना तक पहुंच गया, इंडिया तक पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक पहुंच गया, इनफैक्ट साउथ अमेरिका में भी, यूएस में भी बाकी एम्पायर्स पहुंच चुके थे यहाँ पर, और यहाँ से ये चीज़ें रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ हमारे यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज गए, साउथ अमेरिका के काफ़ी रीजन से स्पेनिश और डच लोगों ने सिल्वर निकालने की कोशिश करी, ऑयल काफ़ी हद तक निकला मिडिल ईस्ट से। तो ये अपना दायरा छोटी छोटी एंटिटीज़ को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चौथा जो रूल हमने देखा होता है कि सीमा रेखा हमेशा बदलती रहती है, ये फिक्स्ड नहीं है, इट्स अ डायनामिक चीज़। यूगोस्लाविया का एग्जांपल देखा हमने, जो ऐसा देश था जिसकी सीमाएं कम हो गई, वो टूट के सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया जैसे स्टेट में बन गया, चेकोस्लोवाकिया, चेकिया और स्लोवाकिया बन गया। तो बाउंड्रीज स्टैटिक नहीं है, सीमा रेखा कभी फिक्स नहीं होती, और इसी का ही द्वंद्व से जन्म होता है युद्ध का। और पांचवा नियम जो था कि हमेशा देश, ऑर्गेनिज्म अपने मेजर रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेगा। नदी, घाटी, तेल, ये सब आप बहुत सारे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। आज की दुनिया में टेक भी एक एग्जाम्पल है रिसोर्स का, सेमीकंडक्टर्स, इन सब को बचाने की और इस सब की प्रगति चाहेगा कोई देश, और इसी कारण से वो अपना सीमा को बढ़ाने की कोशिश करता है। छठा रूल जो हमने देखा कि हमेशा तो काफ़ी हद तक कोई भी देश खुद को एक्सपैंड करने की तभी कोशिश करता है जब वो समझता है कि उसको दूसरे देश से खतरा है। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम हुआ था, यूएसएसआर ने समझा यूएस से उसको खतरा है, यूएस ने समझा उसको सोवियत यूनियन, यूएसएसआर से खतरा है, और दोनों ने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करी। आज की चाइना और यूएस के बीच में भी चीज़ देख रही है कि ट्रेड वॉर हो रहा है, टैरिफ लग रहे हैं, सबको लग रहा है कि कहाँ पे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। यूएस को लगता है चाइना कंट्रोल कर देगा, और उल्टी हर देश के पर्सपेक्टिव से आप ये चीज़ें देख सकते हो। और सातवां है कि ये जो साइकिल है दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये पूरा एंड तक जाएगा जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर का था, और ये वापस रिवर्स होता है जब कोई दूसरा एंटिटी जो है वो उसका स्थान ले लेगी। तो अगर ये इन रूल्स आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि युद्ध तो होने ही है, और आप इससे ये चीज़ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन कौन से जो रीजन है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्यों देश ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे यूएस क्यों ट्रिगर्ड है, इजराइल क्यों ट्रिगर्ड है, ईरान क्यों ट्रिगर्ड है। अगर आप ये रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आएगा कि हाँ, ये युद्ध इसलिए हो रहा है, भले ही मीडिया में क्या नैरेटिव फैलाई गई हैं। आप खुद ही आप एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, और आपको खुद ही समझ आएगा कि हाँ, ये हो क्यों रहा है। आप ये चीज़ें जस्ट बिकॉज मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, आप उसको डायरेक्टली फेस वैल्यू पे ना लें, आप इस चीज़ को अप्लाई करें, देखें। कई बार आपको खुद चीज़ें अगर अप्लाई करके समझ आएंगी तो आप वो चीज़ें आप अच्छे से इंटरनलाइज कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें ट्रबल नहीं करेंगी कि ओह मैं क्या करूं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरे पैसे खतरे में हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट खतरे में है, जॉब का नेचर चेंज हो रहा है। आपको ये चीज़ों का कारण समझेगा, और आप बाकी चीज़ें अपनी लाइफ की भी उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर पाएंगे, और काफ़ी चीज़ें इन रूल्स के कारण आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि और क्या फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं जिससे हम युद्ध को इंटरप्रेट करें। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक थ्योरी है, हार्टलैंड थ्योरी, विच जो कि प्रेडिक्ट करती है कि वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार 2 कौन से रीजन्स में होने थे, और कहाँ कहाँ पे जनरली युद्ध का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है और क्यों रहता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।